तो मुझे कैसे एग्जम्पशन मिला कंपनी लॉ में? देखिए बात एग्जम्पशन की नहीं है, चाहे 60 मिले या 41 मिले, मार्क्स हमारे हाथ में नहीं है, वो चेकर के हाथ में है। जो हमारे हाथ में है वो है प्रिपरेशन करना। और स्पेसिफिकली कंपनी लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एज अ CS आपकी एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जितने भी आप काम करने वाले हो 80 to 90% इसी लॉ के रिलेटेड वो काम रहेंगे। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, अकाउंटिंग हो गया, FMSM हो गया, ये सब्जेक्ट्स आपको आगे जाके इतने काम नहीं आने वाले, राइट। हाँ, नॉलेज होना अच्छी बात है, बट एक्सपर्टीज़ लेवल ऑफ नॉलेज इन सब्जेक्ट में इतना काम नहीं आएंगी जितना कंपनी लॉ में आएंगी। तो इसी क्योंकि कंपनी लॉ ही हमारा ब्रेड एंड बटर है, कंपनी लॉ ही हमें एज अ CS, एज अ कंपनी सेक्रेटरी रिकॉग्नाइज करता है। फॉर एग्जांपल जितने भी प्री सर्टिफिकेशन की पावर है वो हमें कौन सा एक्ट देता है? कंपनीज एक्ट देता है, सेक्शन 203 पकड़ लो आप, वो हमें रिकॉग्नाइज करता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, इसे होल टाइम CS अपॉइंट करो, राइट। सेक्शन 204 पकड़ लो आप, 204 पकड़ लो, सेक्रेटरियल ऑडिटर की तरह अपॉइंट करो, सेक्शन 92 पकड़ लो, सेक्शन 138 पकड़ लो, इंटरनल ऑडिट, 92 एनुअल रिटर्न का हो गया, राइट। ये इतनी सारी पावर सिर्फ कंपनीज एक्ट दे रहा है। और भी जितने सारे फॉर्म्स देखोगे आप, उन्हें सर्टिफाई करने, प्री सर्टिफिकेशन की जो पावर है वो CS को कौन देता है? कंपनी लॉ देता है। तो इसीलिए इस एक्ट की एक्सपर्टीज़ होना मस्ट है। इसीलिए CS एग्जीक्यूटिव में ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे मार्क्स 60 आए, 41 आए, 45 आए, 50 आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट को लेके टॉप नॉच रहनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप इंटर्नशिप में जाओगे, आप जो भी काम करोगे, 10 में से 9 काम सिर्फ कंपनी लॉ के रिलेटेड रहेंगे, एक काम होगा आपने फेमा का कर लिया, राइट। हाँ, अगर आप लिस्टेड कंपनी में जाओगे तो वो 10 में से 9 काम LODR को लेके रहेंगे, राइट। क्योंकि आप लिस्टेड कंपनी में रहोगे तो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन, डिस्क्लोजर, वही सारे काम रहेंगे। अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन कर रही है तो ICDR, डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट वगैरह वगैरह रेगुलेशन देखने पड़ेंगे। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी में भी जाओगे, बेस तो कंपनीज एक्ट है, उसके ऊपर लिस्टेड है, राइट। प्राइवेट पब्लिक कंपनी तो हो, प्लस आप लिस्टेड हो, राइट। पब्लिक ही लिस्टेड रहती, प्राइवेट लिस्टेड नहीं होंगी। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट एक बेस है, चाहे आप लिस्टेड में जाओ, चाहे आप प्रैक्टिसिंग फर्म के नीचे, आप चाहे PCS के नीचे काम करो, एज ए इंटर्न काम कर रहे हो, 10 में से 9 काम आपका कंपनी लॉ को लेके रहेगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्स मैटर नहीं करता, आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आगे जाके यही हमारा ब्रेड एंड बटर है, इससे हमारा घर चलने वाला है, इससे हमारा काम होने वाला है, ओके। तो आई थिंक इसी टेक्निक की वजह से मेरे को भी एग्जम्पशन आया है, राइट। और ये टेक्निक कुछ नहीं, एकदम सिंपल टेक्निक है, जो मैं आपको बोलूँगा वो आपको फॉलो करनी है, और दिन का सिर्फ 10 से 15 मिनट देना है, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितने भी सारे सेक्शन है वो आपको एक बुक में या एक चार्ट में लिख लेने हैं, सेक्शन का नाम और एक लाइन उस, देखिए मोस्टली सेक्शन का नाम ही उस सेक्शन को डिफाइन कर देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 फॉर्मेशन, 4 मेमोरेंडम हो गया, 5 आर्टिकल हो गया, 6 एक्ट टू ओवरराइड MOA, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 कंपनी का हो गया, राइट। इसी तरह से सेक्शन का नाम ही सेक्शन को डिफाइन कर देता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। बट आपको एक लाइन और लिख देनी है टू डिफाइन उस सेक्शन को। सेक्शन में कोई लिमिट दी है, कोई पावर दी है, राइट, कोई रेस्ट्रिक्शन दिया है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोविजो दिया है, उस सेक्शन को एक लाइन में आपको बस डिफाइन कर देना है। और आपको सारे सेक्शंस लिखने हैं, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 470 तक, राइट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको लिखते वक्त उसको सारे सेक्शंस को चैप्टर वाइज डिवाइड करना है। अगर आप लाइन वाइज लिखोगे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगेगा। तो क्या करना है, आपको लाइन वाइज उन सारे सेक्शंस को डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 43 से लेकर 72 किसका हो गया, शेयर कैपिटल डिवेंचर का। 73 से लेकर 76A डिपॉजिट, 77 से चार्जेस लग जाता है, 77 से 87 तक चार्जेस, 88 से सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 122 तक आई थिंक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके जनरल मीटिंग का भी आता है। फिर सेक्शन 123 से डिविडेंड आ गया, सेक्शन 127 से अकाउंट, सेक्शन 127 से 138 तक, 139 से लेके 148 तक ऑडिट का होगा। फिर 149 से आपका डायरेक्ट हो जाता है, 149 से वो लंबा 205 तक जाएगा, उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। 200 अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन अलग, ऑफ मैनेजरल पर्सनल वो सेक्शन अलग लिख सकते हो, बोर्ड मीटिंग के सेक्शन अलग लिख सकते हो, राइट। तो डिवाइड करोगे ना आप चैप्टर वाइज तो आपको ईजी जाएगा पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल आपको डिविडेंड का पढ़ना है तो सेक्शन 123 से 127, अकाउंट का पढ़ना है 128 से 138, सिर्फ वो आप 10 सेक्शन पढ़ोगे, राइट। ऑडिट का पढ़ना है 139 से 148, बस इतना। और आपको ये
मीन्स सेक्शन लिखना है उसको लाइन वाइज मत लिखना, चैप्टर वाइज डिवाइड करके लिखना, ताकि वो आपको पढ़ने में एकदम ईजी जाए, राइट। और इसको आपको पढ़ना कब है, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। सुबह सिर्फ हो सके तो स्टॉप वॉच लगा के 7-8 मिनट पढ़ लो, या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट के ऊपर 1 मिनट भी मत दो। और शाम को सोने से पहले 10 मिनट, मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट के ऊपर 1 मिनट भी मत दो, बट कंसिस्टेंसी, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कोई हॉलीडे हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, सोने से पहले 10 मिनट, सुबह उठने से पहले 10 मिनट, 10 मिनट के ऊपर 1 मिनट मत दो। आपको लग रहा है तो, हाँ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सेक्शन आपको याद हो रहा है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है, तो हर दिन पढ़ो। एग्ज़ाम के पहले अगर आपने ये 3-4 महीने कंटिन्यूसली कर दिया ना, देखो इसमें इतना फ़ायदा होगा ना आपको। कोई सेक्शन फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको याद है कि वो सेक्शन किस सेक्शन के रिलेटेड पूछा है, बट आपको उसके अंदर का प्रोविजंस नहीं पता, बट सेक्शन नंबर याद है, 1 मार्क वही के वही 1 मार्क मिल गया। फिर आपको याद रहेगा कि मुझे लिमिट पता थी उस सेक्शन में, क्योंकि आपने वो एक लाइन में लिखा होगा, डिफाइन किया होगा, अंदर कुछ पॉइंट पता होगा। जस्ट बिकॉज आपने सेक्शन नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, सेक्शन का नाम पता चल गया, आप अंदर का थोड़ा सा 3-4 पॉइंट्स भी लिख दोगे रिलेटेड, मतलब एकदम मेन पॉइंट नहीं लिखा, बट आजू बाजू की स्टोरी लिख दी, 2 से 3 मार्क्स आपको वही मिल गए, राइट। सेक्शन का बहुत फ़ायदा होगा, एग्जाम टाइम में फ़ायदा होगा। जब भी कोई सर पॉइंट पढ़ाएंगे तो सर्स मतलब टीचर आपके कनेक्ट करेंगे किसी दूसरे पॉइंट से, तो आपको सेक्शन नंबर से वो पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे कि हाँ ये सेक्शन, चैप्टर पहले आप चैप्टर आइडेंटिफाई करोगे, फिर सेक्शन नंबर पे चल जाओगे, राइट। मैं बोल रहा हूँ इतना फ़ायदा होगा आपका इस टेक्निक के वजह से। और आपको कुछ नहीं, सिर्फ 3 महीने सिर्फ दिन के 10 मिनट देने हैं, दैट्स इट। आपको सेक्शन आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। एग्ज़ाम में 1-1 मार्क्स आपको इसके वजह से मिल सकता है। 1 मार्क्स नहीं, आपको हो सकता है क्वेश्चन समझ नहीं रहा है, बट थोड़ा सा आइडिया कि ये सेक्शन का हो सकता है, सेक्शन कोड कर दोगे, उस सेक्शन के बारे में लिख दोगे, दैट्स इट। वो क्वेश्चन अलग है, बट आपको एक आंसर डिफाइन करते आ जाएगा, उसमें भी आपके 2 से 3 मार्क आपको कंफर्म मिल जाएंगे, राइट। बस तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सारे सेक्शन लिखने हैं, उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करना है। चैप्टर वाइज जैसे कि मैंने बोला, सेक्शन 43 to 72 शेयर कैपिटल डिबेंचर, 73 से 77, 73 से 76 8 डिपॉजिट, 77 से चार्जेस लग जाता है, 77 to 87, फिर 88 से मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वो चलता है 122 तक, 123 से 127 डिविडेंड, 128 से 138 अकाउंट्स, 139 से 148 ऑडिट, फिर 149 से डायरेक्टर लग जाता है, 205 तक जाता है, फिर 206 से 229 इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, 230 से लेकर 240 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन, 241 to 246 ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, 247 रजिस्टर्ड वेल। सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, राइट। चैप्टर वाइज डिवाइड करोगे ना, आपको इतना इजी लगेगा, ये इतना इजी लगेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। और आपके टिप ऑफ द टंग पे रहेंगे सेक्शन, कोई भी पूछेगा आप मीन्स आपके जो भी आपके कलीग्स हैं उनके साथ खेल सकते हो। चलो सेक्शन खेलते हैं, मतलब सेक्शन, एक सेक्शन में बोलूँगा नेक्स्ट सेक्शन तू, एक सेक्शन में नेक्स्ट सेक्शन तू, ऐसा करोगे ना आपको सारे सेक्शन 1 से लेके 470 तक आपके 4 मैं बोल रहा हूँ, कुछ चैप्टर्स तो आपको इग्नोर करने, प्रोड्यूसर्स वाले पार्ट 2 के, वो सेक्शंस आपको पढ़ने नहीं है, जो मेन सेक्शंस है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस तो मैंने ही रिवाइज करवा दिए। ऐसे करके आपको सारे सेक्शंस रिवाइज करने, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके सारे के सारे, राइट। बहुत ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है, ओके। और दिन सुबह उठते दिन के 10 मिनट और शाम को सोने से पहले 10 मिनट रिवाइज करना है। देखिए ये तो हो गया काइंड ऑफ रटाफिकेशन पार्ट, राइट। बट आपको इस एक्ट को, कंपनीज एक्ट को एक लॉजिकली समझना है कि ये एक्ट आया क्यों, इसको इंट्रोड्यूस क्यों करवाया, और इसका सिर्फ एक ही कारण है। ये एक्ट को अगर मेरे को सिंपल डिफाइन करना हो ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, बस। ये पूरा एक्ट सिर्फ ये 3 वर्ड्स के अराउंड इवॉल्व करेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ओनर अलग, मैनेजर अलग, राइट। ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर, मैनेजर कौन है, डायरेक्टर। अगर आप देखोगे ना, ओनर अलग है, मैनेजर अलग है, ओनर, शेयर होल्डर, मैनेजर, डायरेक्टर। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करो, ओनर को प्रोटेक्ट करो, मैनेजर जो कि डायरेक्टर है उनको मोर रिस्पॉन्सिबल करो, मोर अकाउंटेबल करो, मोर प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाओ, राइट। क्योंकि राइट अब डायरेक्टर क्या कर रहा है, पूरे साल भर तूने कितना रेवेन्यू कमाया, क्या करा है, तो एक अकाउंट्स बना के दे। तो देखिए अकाउंट्स के सेक्शन आ गए, फिर मैं ट्रस्ट कैसे करूँ तेरे पे, वो अकाउंट्स तो तूने बनाए है, राइट, तेरे अकाउंटेंट ने बनाए जिसको तूने एम्प्लॉय किया है, मुझे उसका ऑडिट करके दे। ऑडिट किससे करवाएगा, वो भी कोई एक प्रोफेशनल से, तो ऑडिट्स के सेक्शन चालू हो गए, राइट। अगर मुझे कुछ डर लग रहा है तो मैं इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, तो उसके सेक्शन चालू हो गए। अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ कुछ चल रहा है तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कुछ रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम है तो सेक्शन 247 आ गया।
है, कुछ वैल्यूएशन करवाना है, कोई इंटेंजिबल एसेट का, राइट। तो देखिए इसको आपको एक स्टोरी की तरह समझना है, राइट। शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना है। डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के कॉस्ट पे इंजॉय नहीं कर सकता, मजे नहीं मार सकते, तो इसीलिए डायरेक्टर्स को हमें थोड़ा मोर रिस्पॉन्सिबल करवाना है। डायरेक्टर अपने रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा है, शेयर होल्डर्स का खर्चा तो नहीं लग रहा है। डायरेक्टर्स को ज़्यादा पावर्स भी मत दो, बट इतनी कम पावर भी मत दो कि बार बार शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़े। तो इसलिए डायरेक्टर्स को पावर्स दे के रखो, बट एक थिन लाइन ऑफ मेंटेन करके रखो कि एक्सट्रीम पावर ना दिया जाए, राइट। कोई एक्ट को मीन्स कोई मेमोरेंडम को चेंज करना रहे, कोई आर्टिकल्स को चेंज करना रहे तो शेयर होल्डर्स को बुलाओ, उनकी परमिशंस लो। कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, कोई बड़ा ट्रांजेक्शन है तो शेयर होल्डर्स का परमिशंस लो, राइट। कोई डायरेक्टर के रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन है, एक बार शेयर होल्डर से पूछो आपको इसलिए आरपीटी रिलेटेड पार्टी आ जाता है। आप सब्सिडरीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसकी सब्सिडरीज है, कौन से शेयर होल्डर्स का किसकी सब्सिडरीज है, किस शेयर होल्डर को ज़्यादा फायदा हो रहा है, राइट। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, लोन किसको दे रहे हो, डायरेक्टर्स को दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। आपको एकदम स्टोरी की तरह पढ़ना है कि हाँ मैनेजर अलग है, ओनर अलग है, इसलिए ओनर को ज़्यादा प्रोटेक्शंस की ज़रूरत है। क्योंकि पैसा तो इसका लगा है, तू तो सैलरी लेके, डायरेक्टर जो है वो तो सैलरी पे काम कर रहा है, उसका कुछ है नहीं, वो चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए लॉस कमाए, डायरेक्टर्स को सैलरी मिलने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ, एक्ट चाहता है कि उस पर थोड़े ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए, बट इतने ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, इसलिए डायरेक्टर एंड D&O इंश्योरेंस करवाना पड़ता है कि हाँ टेंशन मत ले। इसलिए एज ए KMP डिफाइन करते हैं डायरेक्टर्स को, होल्ड मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल्ड टाइम डायरेक्टर को, CFO को, CS को। क्यों? क्योंकि उन्हें मोर रिस्क। अभी KMP क्यों डिफाइन किया है, कुछ डिफॉल्ट होता है तो किसे पकड़े, KMP को पकड़ो, राइट। इसलिए KMP को सेक्शन 251 में सब क्लॉज 51 में डिफाइन करके रखा है कि कोई भी डिफॉल्ट होता है तो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट कौन है, सेक्शन 251 है, KMP विल बी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट, राइट। ऐसा अगर आप स्टोरी की तरह पढ़ोगे इस एक्ट को तो इतना टफ नहीं जाएगा, एकदम इजी एक्ट है। मतलब स्टोरी की तरह पढ़ो, एज अ बिजनेसमैन की तरह सोच के पढ़ो कि हाँ मैं ओनर हूँ, मैंने किसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मैं एक डायरेक्टर से क्या क्या चाहता हूँ। आप देखोगे वो सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी रहेगी, क्या क्या आप डायरेक्टर से चाहते हो वो सारे की सारी चीज़ें इस एक्ट में लिखी गई है। दैट्स इट। स्टोरी की तरफ पढ़ो, इतना टफ नहीं है। मार्क्स मैटर नहीं करते, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस एक्ट को लेके वो मैटर करती है। चाहे 60 मिले 41 मिले, मेन है CS एग्जीक्यूटिव हम क्लियर करें, उसके बाद जब भी इंटर्नशिप में जाए तो हमें ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि ओके वेट डायरेक्टर कौन है, प्रमोटर्स कौन है, शेयर होल्डर कौन, मतलब फिर कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा, राइट। फिर इंटर्नशिप में बहुत डांट पड़ेगी वगैरह वगैरह, राइट। तो इसीलिए आपको इस एक्ट की एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी, फिर आपका मार्केट में उतना वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आपको कंपनी लॉ अगर आपके हाथ से छूट रहे हैं, बाद में कंपनी लॉ में एक्सपर्टीज़ आ जाए, फिर यू कैन जंप टू सिक्योरिटीज़ लॉ, जो कि उसका एडवांस वर्जन है। सिक्योरिटीज़ लॉ में और ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो पब्लिक डीलिंग हो रही है शेयर्स की, राइट। उसमें और ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कल जाके कोई भी एक 19 साल का लड़का भी आपका शेयर खरीद सकता है। तो उसको आपको हो सके जितने ज़्यादा एनुअल रिपोर्ट दो, सब उसको प्रोटेक्ट करो, उस शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करो। ये पूरा एक्ट उसी की तरह सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर अलग है, मैनेजर अलग है, उसी के ऊपर इवॉल्व करता है। आपको इस तरह से इस एक्ट को पढ़ना है। ओके, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। मार्क्स के लिए इतना ज़्यादा मत पढ़ो, बेटर अंडरस्टैंडिंग टू बिकम अ बेटर प्रोफेशनल, उसके लिए ज़्यादा पढ़ो। एग्जाम्शन वगैरह हाँ आपके CV में वो थोड़ा सा एक जगह बनाता है, एक लाइन की जगह बनाता है बस। हाँ वो आपको CV सॉर्ट आउट करने में भी मदद करता है, ऑल इंडिया रैंक का टैग थोड़ा मदद करता है, बट मैं बोलूँगा फिर भी लॉन्ग टर्म में कौन मदद करेगा, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट वो CV बस आपको इंटरव्यू राउंड तक प्रेफरेंस देगा, राइट। इंटरव्यू में कौन प्रेफरेंस देगा, एक कैंडिडेट है जिसको, चलो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्शन नहीं मिला, एक कैंडिडेट है जिसको 41 मिला, हो सकता है चलो ये भी इंटरव्यू तक पहुंच गया, ये भी इंटरव्यू, ये इजीली पहुंचाऊंगा, राइट। इसको थोड़े 3 4 5 अटेम्प्ट के बाद इसका चांस है, बट अब इंटरव्यू के बाद आपका CV साइड हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी नॉलेज वही मैटर करती है। ओके, आई होप मैंने मेरे सारे पॉइंट्स जो भी मैंने लिखे वो क्लियर किए होंगे। अगर आपको एग्जीक्यूटिव देखना है, आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है तो मैंने एक वीडियो बनाया, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ओके।